10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ये कविता आपके सामने पेश है, जिसका नाम है मनुष्यता। और इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, यानी वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पर हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन काल का एक हिस्सा, एक छोटी सी जानकारी, एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि मनुष्यता कविता में विषय को, कौन से विषय को लेकर यहाँ पर कवि जो है कविता के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कवि के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 1886 में हुआ और जो इनका निधन है वो 1964 में हुआ। 1886 में जब इनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? वो झांसी के करीब एक गांव है, चिरगांव, वहाँ पर इनका जन्म होता है। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही, यानी कि अपने जीवन में ही वो राष्ट्र कवि, राष्ट्र यानी कि अपने देश के कवि के रूप में विख्यात हुए। ऐसे कवि के रूप में वो विख्यात हुए, उनका नाम हुआ, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। तो वो राष्ट्र कवि के रूप में, राष्ट्र के नाम पर यानी देश के नाम पर, कवि के नाम पर प्रसिद्ध हुए वो। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही होती है, यानी जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है अपनी, वो घर पर ही हुई है। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। समान अधिकार का मतलब होता है कि अगर आपको और हमको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है तो उतना ही समान ज्ञान जो है आपको अन्य भाषा में भी हो। तो उनको संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी चारों भाषाओं में इनका उतनी ही जानकारी थी जितना कि आप देख रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि के रूप में तो हम इनको जान ही रहे हैं, लेकिन इनका 4 भाषाओं पर भी उतनी ही इनकी पकड़ थी। गुप्त जी जो है वो राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान यानी कि उनका यशोगान, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था राम का, उसका गुणगान करना जो है इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। हमेशा से जो इन्होंने इस अभिलाषा को संजो के रखा है, संचित करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है इस अभिलाषा को, यानी कि इच्छा को। संचित यानी कि इकट्ठा करके रखा है, चिर यानी हमेशा से, आगे तक के लिए भी। तो उसका उन्होंने कीर्तिगान अपनी रचनाओं में किया है। यानी कि जो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो राम भक्त हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, राम में विश्वास रखते हैं और उन्हीं की ही उन्होंने गीत अपने लेखन में दिखाए हैं, क्योंकि उनकी ये हमेशा से चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। समग्रता यानी कि एक साथ सबको लेकर चलने की ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, वो इन्होंने हमेशा से देखा है। जो गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। जो गुप्त जी हैं उन्होंने जो भी कविता रचना की है उसकी जो भाषा है वो विशुद्ध खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो कि हम आपस में बातचीत करते हुए जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उस खड़ी बोली में उन्होंने अपने कविताओं को लिखा है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है, यानी हमें उस भाषा पर जो है संस्कृत का प्रभाव भी दिखता है, संस्कृत के गुण उसमें छिटके हुए कहीं ना कहीं दिखते ही है। काव्य की जो कथा वस्तु है यानी प्लॉट जो है उसका, यानी कि कहानी, जो कविता का जो विषय है, कथा वस्तु यानी कि विषय, वो भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा, ये कवि जो है वो राष्ट्र कवि हैं, देश के लिए लिखते हैं, तो उन्होंने उस हिस्से को उठाया है अपनी रचनाओं में जिससे कि स्वर्ण चित्र सामने पाठकों के आ जाए। गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं वो है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के जो पिता हैं सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। यहाँ पर जो कविता हमारे पाठ में जोड़ी गई है या फिर हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है उसका जो विषय है उसका नाम तो पहली बात हम जान लेते हैं। उस कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता कविता के अंतर्गत कवि क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति यानी सोचने समझने की जो शक्ति की प्रबलता होती ही है, वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित यानी औरों के फायदे का भी ख्याल या फिर उनके हक के बारे में भी वो सोच सकते हैं, औरों के लिए भी वो कुछ कर सकने में समर्थ होता है।
पशु जो है वो चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं। यानी कि पशु तो ऐसा है कि वो खुले मैदान में जाते हैं और वहाँ से जो भी उन्हें चरने लायक मिलता है वो चर लेते हैं, खा लेते हैं। पर मनुष्य तो ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, यानी कि कमाता है और उससे जो भी उत्पन्न होता है या फिर लाता है घर चलाने के लिए, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से भी करता है। सभी को मालूम है, आप देख सकते हैं, आप कितना ज़्यादा कमा लें लेकिन आप अपनों के बिना नहीं रह सकते हैं। उस पैसे को भी खर्च करने के लिए एक वक्त पर व्यक्ति को लगता है कि घर परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता जानवरों की तरह कि वो सिर्फ अपने लिए चरे, अपने लिए खाए, अपने लिए जिंदा रहे। प्रस्तुत पाठ का जो कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता ही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। यानी वो व्यक्ति जो सिर्फ अपनों के लिए जीता मरता है, सिर्फ वही मनुष्य नहीं है। और कवि ऐसा नहीं मानते कि वही मनुष्य होता है जो सिर्फ अपनों के लिए जीता मरता है, यानी कि वो दूसरों के लिए भी कुछ सोचे समझे और उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, वो उसको मनुष्य मानते हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन, हित यानी कि उनको सहयोग करने की भी चिंता करने की क्षमता रखता हो, से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। यानी उसको ही वो मनुष्य मानते हैं, वो जो अपने से पहले दूसरों का सोचे। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। यानी कवि जो है उसको मनुष्य मानते हैं जो यहाँ इस लोक से जाने के बाद भी अपने कर्मों की वजह से लोगों युगों युगों तक लोग उसे याद करते रहें। उसकी मृत्यु भी जो है वो सुमृत्यु हो जाती है। सुमृत्यु का मतलब ऐसी मृत्यु जो सब कुछ लोगों के लिए करके गया हो, उसके हित के लिए सोच के फिर मरा हो। यानी उसने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले आया हो जिसने दूसरों के हक में काम किया हो और फिर उसके बाद वो कुछ करके, जिस तरीके से हम अपने फौजियों के लिए कहते हैं कि वो शहीद हुए। शहीद क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे ही एक व्यक्ति जो है वो सुमृत्यु को प्राप्त होता है जब वो दूसरों के हित के लिए सारी जिंदगी अपने आप को अर्पित कर देता है। ऐसा कवि का मानना है। आखिर क्या है वे गुण? अब वे गुण कौन से हैं जो मनुष्य में होने चाहिए, वो कविता में हमें पता चलेगा और इसी विषय को लेकर कवि ने कविता मनुष्यता को लिखा है। अगले भाग में हम मनुष्यता कविता को उसके अर्थ सहित पंक्ति दर पंक्ति शब्दों के अर्थ के साथ उस समझने की कोशिश